वाले का फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है ना? क्वेश्चन के साथ ही देखते चले जाते हैं टॉपिक क्या है इसके। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है प्रैक्टिस असाइनमेंट में, वो फर्स्ट क्वेश्चन कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। तो इसकी वर्किंग क्या होती है, प्रिंसिपल अगर बात करें, पहले इसका जल्दी से देखो। मीटर ब्रिज के लिए क्या रिजल्ट लगाते हो, क्या कंसेप्ट लगाते हो? तो मीटर ब्रिज बेसिकली वर्क करता है आपका और प्रिंसिपल ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही इसको काम करवाते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्लियर है मुझे? व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ गैल्वेनोमीटर लगाए मिडिल ब्रांच में और ये बैटरीज कनेक्ट करें और ये रेजिस्टेंसेस हमारे R1, R2, R3, R4 हो, तो WSB कहता है आपसे कि अगर R1 by R2 की वैल्यू R3 by R4 हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए रेशियो, तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता कुछ। करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, नल पॉइंट बोलते हैं इसको बेसिकली। इसी के ऊपर काम करना है। मीटर ब्रिज में भी सेम चीज लगाते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज मीटर ब्रिज में। थोड़ा सा थ्योरी में इसलिए जाना चाहेंगे ना कि इसमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। मीटर ब्रिज में आप ये कहते हो जो जैसे ये R3 और R4 रेजिस्टेंसेस है, तो इनकी जगह पर आप ये कहते हो कि हमारे पास एक 1 मीटर का वायर है, एक 1 मीटर वायर है, एक कंप्लीट 1 मीटर वायर। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास दो कॉपर के, मतलब ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, कॉपर स्ट्रिप्स, साथ में ये दो गैप होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं गैप के बारे में बात की गई है। मतलब ये पूरी एक कॉपर स्ट्रिप, लेफ्ट गैप और राइट गैप। पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही बात की गई है। लेफ्ट गैप में नॉर्मली हम कोई रेजिस्टेंस R लगा देते हैं, जो यूजुअली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और राइट वाले गैप में एक दूसरा रेजिस्टेंस कैपिटल S लगाते हो, जो कि अननोन होता है नॉर्मली। नीचे ये जो P से Q लिख रहे हैं हम, इसको PQ, ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये 1 मीटर का यूनिफॉर्म वायर है। 1 मीटर की यूनिफॉर्मिटी है इसमें पूरी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एरिया वाइज भी यूनिफॉर्म है एंड मटेरियल वाइज भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया, यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू द मटेरियल। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम अपना एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, जिसको PQ के बीच में कहीं प्लेस करते हैं, और P और Q के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप बनाते हो आप मीटर ब्रिज का। तो ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, जो आप व्हीट स्टोन ब्रिज में करते हो वही चीज यहाँ भी कर रहे हो, एग्जैक्टली सिमिलर। इसको अगर हम J नाम देते हैं ना, तो P to J रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, P से लेकर के J तक का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए R3 का काम करेगा, और J से लेकर के पॉइंट Q तक का जो रेजिस्टेंस है, पॉइंट J से पॉइंट Q यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस, वो हमारे लिए काम करेगा R4 का। मतलब अगर आप इसको WSB से कंपेयर करोगे तो ये रेजिस्टेंस R4 को रिप्लेस करने के लिए है, ये रेजिस्टेंस R3 को रिप्लेस करने के लिए, कैपिटल R R1 को रिप्लेस करेगा, कैपिटल S R2 की जगह पर। अब अपनी कंडीशंस बताओ क्या बनेंगी, इस हिसाब से क्या कंडीशंस बन जाएंगी बताइए। जो कंडीशन व्हीट स्टोन की है, R1 by R2 बराबर R3 by R4, तो इस हिसाब से कैपिटल R by S, कैपिटल R by S इक्वल टू रेजिस्टेंस R3 by रेजिस्टेंस R4। मतलब यहां पर मैं इसको वर्ड्स में लिखूंगा जानबूझ करके, रेजिस्टेंस ऑफ P to J डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ
J2Q। अब ये रेजिस्टेंसेस किस रेशियो में बनेगी? रेजिस्टेंस ऑफ PJ और रेजिस्टेंस ऑफ JQ, इनका रेशियो फाइंड करेंगे। ये मान करके कि पूरा वायर में सेम मटेरियल लगा है और पूरे वायर में सेम एरिया है, एरिया और मटेरियल में सेम, कोई फर्क नहीं है, और रेजिस्टेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला लगा रो एल बाई ए का, रो एल बाई ए। तो अगर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एरिया की वायर है, थ्रू आउट मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी वाला पोर्शन भी सेम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर PJ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर JQ, अगर हमारा रो और ए यूनिफॉर्म चल रहा होगा तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये रेशियो हम लेंथ के रेशियो में लिख देते हैं। तो अगर ये इस तरफ x सेंटीमीटर होता है और दूसरी तरफ 100 माइनस x सेंटीमीटर, तो इन रेजिस्टेंस की रेशियो को हटा करके आप x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x लिखते हो। ये आपका मीटर ब्रिज की इक्वेशन बनती है। मतलब एक्चुअल में ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट J अपॉन J2Q। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा लेंथ के रेशियो में आएगा। ये कोई मतलब यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं होगा कि आप रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस को रेशियो ऑफ लेंथ लिख पाए। ये तब कर सकते हो, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस और रेशियो ऑफ लेंथ तभी बराबर कर सकते हो जब ये कंफर्म हो कि P से लेकर के Q तक रेजिस्टिविटी और एरिया कोई चेंजेस नहीं आ रहे उसमें, एल्स बदल जाएगा फॉर्मूला, अदरवाइज इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहता है आपका R बाई S बराबर x अपॉन 100 माइनस x का। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो यार, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? पहले क्वेश्चन में लेफ्ट गैप और राइट गैप में कितने कितने रेजिस्टेंस लगाए गए? तो आप लोग बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट गैप और राइट गैप में कुछ रेजिस्टेंस की बात की गई है, कितने कितने R1 R2, मतलब एक तरफ R1 रेजिस्टेंस है, एक तरफ R2 रेजिस्टेंस है, और ये बैलेंस पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर आया है ये भी इस क्वेश्चन में लिखा होगा। 1/3 मीटर। 1/3 मीटर, वो x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू हो गई 1/3 मीटर। तो एक तरफ R1, एक गैप में R1, एक गैप में R2, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। सर ठीक तो है जी बच्चे, बोर्ड नहीं दिख रहा है इसमें? सर दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं आ रहा है सर। अच्छा, तो क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन देखो एक बार ना, असाइनमेंट जो भेजी है अभी फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, एक तरफ R1 और एक तरफ R2, तो आप देखो R1 बाई R2, और ये पॉइंट 1/3 मीटर, तो इधर से 1/3 मीटर होगा, तो इधर से 2/3 मीटर होगा, तो रेशियो 1/3 और 2/3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, क्वेश्चन के हिसाब से ये पहली इक्वेशन बनी। उसमें एक और चीज कही गई है, 6 ओम का रेजिस्टेंस किसी के सीरीज में डाला गया है। यस सर, स्मॉलर वन, स्मॉलर उस पर लिखा है ना, R1 R2 का भी दे रखा है आपको, कौन सा रेशियो कम है, कौन सा रेजिस्टेंस कम है, वो भी क्वेश्चन में मेंशन है। R1 कम है, R1 कम। तो R1 कम था, R1 कम था, उसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में डाल देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो R1 वाली साइड है, आप ऐसे समझो इसको, आप ऐसे समझिए, वीट स्टोन समझिए, R1 R2, R3 और R4 की जगह लेंथ है, R3 और R4 की जगह लेंथ यूज करिए, 1/3 और 2/3, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस हमने लेंथ यूज कर ली। अब इसमें हम 6 ओम अगर सीरीज में डाल देते हैं तो R1 + 6 हो गया, ऑब्वियसली 6 ओम का सीरीज डालने का मतलब ये R1 + 6 हो गया, डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू, अब यहाँ पर कितनी लेंथ बता रहे हैं आपको, रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, यहाँ पर लेंथ बदल गई है, बैलेंस 2/3 शिफ्ट हो,
2/3 शिफ्ट नहीं हुआ होगा, 2/3 टोटल हुआ है कि 2/3 shifted to. Okay, sir. 2/3 शिफ्टेड टू, शिफ्टेड बाय नहीं, शिफ्टेड टू 2/3 का मतलब इधर की लेंथ 2/3 होगी, तो लेफ्ट साइड 2/3 हो गया, तो राइट साइड 1/3 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह सॉल्व करके R1 R2 की वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। 2 and 4. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मीटर बेस में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बस ये वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जो व्हीट स्टोन में यहाँ के दो रेजिस्टेंस हैं, नॉर्मल केसेस में यहाँ पर हम लेंथ यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में करते आप रेजिस्टेंस का ही यूज हो, बट क्योंकि सेम मटेरियल और सेम एरिया का वायर यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो से रिप्लेस कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में। और वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कुछ ऐसा है, सपोज ये रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम करवा रहे हैं, नया प्रॉब्लम है, सपोज ये रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है और राइट साइड जो कैपिटल एस है, लेट्स से कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए कुछ 12 है, 1:2 के रेशियो में है, 6 ओम और 12 ओम। और यहाँ पर जो हमने वायर यूज किया है, ये जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए लेफ्ट साइड का पॉइंट हमारा x = 0, राइट साइड का पॉइंट x = 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का हो गया, और ये वाला पॉइंट कोई नॉर्मल x है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वायर की रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये जो वायर PQ वायर देख रहे हैं हम लोग, इसकी रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म नहीं है, और वो कुछ फंक्शन दिया गया आपको, समथिंग लाइक ρ0 x डिवाइडेड बाई L के फॉर्म में, कुछ ऐसा है। मतलब कुछ है, मतलब रेजिस्टिविटी फंक्शन ऑफ x है, कुछ ऐसा है। अब आप बताइएगा क्या क्या इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी इसमें, जब यहाँ पर जीरो करंट आ रही होगी, जीरो करंट मतलब नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर मतलब जीरो करंट, जीरो करंट का मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो और नीचे के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर मिलना चाहिए। मतलब जिस रेशियो में यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, उसी रेशियो में यहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर अब की बार ये रिलेशन काम नहीं करेगा, x/100 - x, ये स्पेसिफिक केस था यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी और यूनिफॉर्म एरिया, उन दोनों के केसेस में जाकर के, तो ये वाला रिजल्ट तो काम नहीं करेगा, बट ये काम करेगा रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P to J एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर J to Q, ये काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा, P to J का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे और J to Q का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। वो आपका कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। मतलब ये दो कंसेप्ट मिक्स हो गए, एक प्रीवियस क्लास में जो रेजिस्टेंस निकालना सीखा था हमने, और एक मीटर बेस। तो इसको हटा दे, मतलब ये रिजल्ट यहाँ पे लिए नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका किसी भी मीटर ब्रिज के लिए चलेगा, फॉर एनी मीटर ब्रिज आपको ये तो लिखना ही है। इसके आगे चेंज होगा, अब इसके आगे क्या करोगे, इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P to J बाय दिस फॉर्मूला ρL/A से, बाय द फॉर्मूला ρ×L/A। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P to J, रो की जगह हम रखेंगे ρ0 x/L, रेजिस्टिविटी इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लेंथ हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल लेंथ चूज करेंगे dx, और डिवाइडेड बाई a। और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे आप इसको, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, 0 से हमें P to J चाहिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to पॉइंट J चाहिए, इसका मतलब हमारी लिमिट्स 0 से स्टार्ट होकर के और x तक जाएगी।
तो 0 कुछ x मानेंगे डिवाइडेड बाय J से Q। तो J से Q के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का रो L बाई ए, बट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। इंटीग्रेशन के फॉर्म में रो की जगह जैसा फंक्शन दिया जाएगा और इसकी लिमिट जब J से लेकर के Q तक का जाना है आपको, तो स्मॉल x इसकी इनिशियल लिमिट बनेगी और 1 मीटर इसकी फाइनल लिमिट, स्मॉल x टू 1। अब चेक करो क्या आएगा आंसर, क्या R 6 है और S की वैल्यू 12 है, मतलब 6/12 1:2, यानी ये रेशियो 1:2 होना चाहिए। इससे देख लीजिए कि x की क्या वैल्यू बन रही है। मेनली कंसेप्ट मेरा ये है कि लोग ये मान लेते हैं कि यार मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस का रेशियो और लेंथ का रेशियो हमेशा ही बराबर आएगा, ये ऐसा कुछ अजम्पशन मान लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में मीटर ब्रिज की वर्किंग प्रिंसिपल रेशियो ऑफ लेफ्ट टू राइट रेजिस्टेंस इन द गैप, लेफ्ट टू राइट रेजिस्टेंस इन द गैप एंड लेफ्ट टू राइट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ये बराबर कर रहे हैं आपको। स्पेशल केस में ये वायर यूनिफॉर्म मटेरियल का है, यूनिफॉर्म एरिया का है, तो रेजिस्टेंस की रेशियो को रिप्लेस करके लेंथ का रेशियो बना सकते हैं। हो गया क्लियर यार ये चीज? इसके आगे हो जाएगा मतलब ये, इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हो, r बाई एस की वैल्यू 6/12 1/2 लेकर के। Yes. तीसरा देखो, मैं बार बार बोलूंगा मीटर ब्रिज आए तो आपके सामने पैरेलल में इस डायग्राम को रखिएगा, यार ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है और कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो। तीसरा न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, पहला असाइनमेंट का था, बाकी दो हम अलग से देख रहे थे। एक और क्वेश्चन दिखा रहे तुम्हें। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो वायर PQ है वो मटेरियल वाइज तो यूनिफॉर्म है, बट कोनिकल शेप का वायर है। मतलब जो हम यहाँ पर वायर कनेक्ट करने जा रहे हैं P से Q के बीच में, वो यूनिफॉर्म एरिया का वायर नहीं लेने जा रहे, वो कुछ ऐसा वायर है, इस टाइप से कोनिकल फॉर्म में, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेफ्ट साइड पर कम है और राइट साइड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा है। इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। लेफ्ट साइड मैं बोल इसलिए भी रहा हूं ना कि हो सकता है डायग्राम अगर ना दिखे तो आप वर्ड्स को पकड़ लीजिए। लेफ्ट साइड पर जो रेडियस है वो स्मॉल r, लेफ्ट साइड रेडियस स्मॉल r, और राइट साइड का रेडियस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, डबल है उसका। लेफ्ट साइड स्मॉलर रेडियस है, राइट साइड का 2r रेडियस है। 1 मीटर का ये वायर है, 1 मीटर वायर। यहाँ पर अभी भी मान लेते हैं 6 और 12 की रेजिस्टेंस है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी भी मान सकते हैं कि इधर 6 ओम लगा रखा है, इधर 12 ओम लगा रखा है, और हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से पॉइंट पर नो डिफ्लेक्शन मिलेगा मुझे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन पे होगा, जिसको नल पॉइंट भी कह सकते हो, नल पॉइंट या फिर 0 डिफ्लेक्शन। क्या रिजल्ट होगा इसका? तो ये रिजल्ट देखिए, पोटेंशियोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की वायर कैसी भी हो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल रेजिस्टिविटी, वेरिएबल एरिया, या कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरीके का चेंजेस यहाँ पर कर रहे हो, ये रिलेशन तो वर्क करना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्क करेगा।
सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा मुझे, P टू J तक का रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये एक हमारे लिए स्टेप बढ़ गया। पॉइंट P से पॉइंट J तक का रेजिस्टेंस एंड पॉइंट J से पॉइंट Q तक का रेजिस्टेंस। P से J और J से Q रेजिस्टेंस निकालने होंगे। तो इसका मतलब अब हमारा कंसेप्ट ये हो गया, फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल एरिया वायर, ऐसा वायर जिसका एरिया बदल रहा हो। दो ऑप्शंस हैं, एक हमारा पिछली बार ओम्स लॉ से जैसे हमने किया था, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वाले से, या फिर इससे भी कर सकते हैं इंटीग्रेट करके R बराबर रो L बाई A से। ये भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। एक ओम्स लॉ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था उससे कर सकते हैं, या फिर एक R इक्वल्स टू रो L बाई A वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बट इसके लिए करने के लिए क्या करना होगा ना, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं रो L बाई A वाला, किया है तुम लोग वैसे, HCV में भी क्वेश्चन है इसका यार, ये 10th क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसका रेजिस्टेंस निकालने का भी है। निकाले हो पहले कभी इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है कि नहीं किया ऐसे वायर्स का? इस टाइप के वायर्स का रेजिस्टेंस पहले से निकला होगा, कभी ट्राई किया है या नहीं किया है? सर आपका अलग तरीका सही ज्यादा सही। उससे हाँ, तो दोनों ही सही है, ओम्स लॉ तो सही है ही है। इसको मैं अलग से पहले दिखा देता हूँ, एक सेपरेट वर्किंग करके आप देखो कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर हम रेडियस को A मानेंगे, ऊपर रेडियस A मानेंगे, नीचे रेडियस B मानेंगे। यहाँ पर रेडियस को स्मॉल a, यहाँ रेडियस को स्मॉल b, A एंड B, और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे को। इसमें यहाँ कहीं से कुछ करंट आ रहा होगा मान लीजिए, और ऐसे करके करंट निकल रहा होगा, तो क्या रेजिस्टेंस बनेगी इसकी? दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, ओम्स लॉ से भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर ओम्स लॉ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई एक डिफरेंशियल एरिया नहीं, ऊपर से x डिस्टेंस नीचे जाकर के हमने कोई एक एरिया चूज किया, उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। इसमें R निकालना होगा मुझे। टॉप साइड से x डिस्टेंस नीचे जाने पर क्या रेडियस होगा ये फाइंड करना होगा। अगर यहाँ पर रेडियस स्मॉल a है, यहाँ पर रेडियस स्मॉल b है, तो x डिस्टेंस नीचे क्या रेडियस होगी इसकी। थोड़ी सी ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ मैथ लगाएंगे अगर थोड़ी बहुत मैथ यूज कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये चीज आ जाएगी कि जो R बनेगा वो A प्लस B माइनस A बाई L मल्टीप्लाइड बाई X हो जाएगा। ये एक बार आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हो इसको, ट्रायंगल्स जी सर। किसी भी तरह, मतलब इस पे मैं नहीं जा रहा कि ये कैसे आएगा, बाकी हो जाएगा। बाकी R आने से हमारा काम खत्म हो गया। क्या काम हो गया हमारा रिलेशन? एक तो ये ऑप्शन था, एक ऑप्शन है कि J बराबर सिग्मा ई, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, एक ऑप्शन ये है। देखो अब ये यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों में से कोई भी मेथड काम कर जाएगा। अगर हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, अगर इस मेथड से करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना होगा dx लेंथ का। अगर ये मेथड लगाना है तो एक dx विड्थ की डिस्क चूज करेंगे, dx का डिस्क, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ की जगह dx और डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया की जगह पाई इंटू R स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ये। रो इन प्लेस ऑफ लेंथ हमने ये डिफरेंशियल लेंथ dx रखी, और एरिया की जगह डिस्क का, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 टू L।
तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारी इस मेथड से, रो एल बाई ए मेथड से। इसका एंड रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे। एंड रिजल्ट इसका आएगा रो टाइम्स एल डिवाइडेड बाय पाई ए बी। ये इसका एंड रिजल्ट है, रो एल अपॉन पाई ए बी। रो एल डिवाइडेड बाय पाई ए बी। और ये भी यार एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट। वैसे पहले से अगर आप चाहते हैं ना थोड़ा ब्रेन यूज कर रहे होते तो ये भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, इसकी भी नीड नहीं होनी चाहिए थी। एक बार बताइए, यहाँ पर रेडियस ए है, यहाँ पर रेडियस बी है, तो दोनों रेडियस का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस इज रूट ए बी। तो ये यही चीज लिखी जा रही है, रो एल बाई ए ही है, रो एल अपॉन पाई, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। मतलब आप ये कह ले यहाँ वाले एरिया और यहाँ वाले एरिया का ज्योमेट्रिक मीन है नीचे। जब एरिया बदल रहा है तो आप यहाँ पर एवरेज एरिया पुट कर रहे हो, एवरेज एरिया, एवरेज मीन एरिया बॉटम पे रख रहे हैं। भाई यहाँ का एरिया पाई, यहाँ का एरिया बना पाई ए स्क्वायर और यहाँ का एरिया बना पाई बी स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों एरिया का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, एरिया का ज्योमेट्रिक मीन, एरिया इज पाई ए स्क्वायर, एरिया इज पाई बी स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू एरियाज पाई ए बी। पाई ए बी। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्यों लगा रहे हो। पहली बात, ज्योमेट्रिक मीन में ज्योमेट्री वर्ड क्या करती है? ज्योमेट्रिक मीन में ज्योमेट्री वर्ड का कोई मतलब है या वैसे ही नाम लगा दिया गया उसके आगे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये सब, हार्मोनिक, या इनके कुछ सिग्निफिकेंस भी है? टर्म ज्योमेट्रिक सर होता है thing। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया? यस सर। फिजिकल सेंस में। मैथमेटिकल सेंस में तो आप रूट ए बी पढ़ लीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। तो ये ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ही डील कर रहे हो आप, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं आता, ये भी तुमको बता दिया। अब आगे से याद रखना है इसको, नेक्स्ट टाइम से ऐसा वायर आ जाए तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन कंसेप्ट। रो एल बाई पाई ए बी। मैं एक और बता देता हूँ आपको, स्फेरिकल कैपेसिटेंस याद है हमें? स्फेरिकल कैपेसिटेंस याद करना, देखो जरा। यस सर। अगर हमारे पास ए और बी रेडियस के दो स्फीयर हो, एक ए रेडियस का स्फीयर और एक उसके बाहर बी रेडियस का स्फीयर, और इनकी कैपेसिटेंस पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी ओवर बी माइनस ए। अगर याद होगा आपको स्फेरिकल यस सर। यस सर। नॉर्मली फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी इनटू ए। ये बेसिक फॉर्मूला है एप्सिलॉन। क्या बी माइनस ए डिस्टेंस नहीं है बिटवीन द टू प्लेट्स? एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो बी माइनस ए क्या हुआ? बी माइनस ए सेपरेशन बिटवीन प्लस एंड माइनस, मतलब बी। और एक प्लेट कितने एरिया की है? पॉजिटिव प्लेट का एरिया कितना है? अगर वो ए रेडियस है तो एरिया ऑफ पॉजिटिव प्लेट 4 पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ नेगेटिव प्लेट 4 पाई बी स्क्वायर। दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा? 4 पाई ए स्क्वायर और 4 पाई बी स्क्वायर। एरिया का ज्योमेट्रिक मीन निकाले अगर 4 पाई ए बी। 4 पाई ए बी, तो एप्सिलॉन बाय डी, और ये जो 4 पाई यहाँ देख रहे हैं और ए बी देख रहे हैं, ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन एरिया है। तो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स में जहां एरिया है, जब भी एरिया बदलता है तो हम उसका ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लेते हैं। बट आप इसको ट्राई ना करना, फिर बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई ना करिए। वैसे ये स्टंट सीन के नीचे लिखा होता है कि आप ना ट्राई करिए, ये प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में किया जाता है।
ये आपको आइडिया कौन होगा सा नहीं। स्टेंट हुआ हाँ जी, सर? कौन सा स्टेंट है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि अब हम भी ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे, क्योंकि ये भी आपको ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रॉपर आइडिया है ही नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जी सर। आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट AB, हम लोग के लिए ज्योमेट्रिक मीन मतलब उसका क्या मतलब होता है, रूट AB क्यों करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता दिया कि कोनिकल वायर्स और स्फेरिकल वायर्स में आप ज्योमेट्रिक मीन कंसेप्ट यूज करें, किसी नए न्यूमेरिकल में अपने आप रिसर्च ना करना, एग्जाम टाइम पर खास तौर पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी सर, वरना एक्सीडेंट हो जाए। वो नहीं, हाँ वही मैं समझा रहा था कि आप पता चला कि एग्जाम टाइम में ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। खैर, तो अब मेरे को ये चीज समझ में आ गई, अगर तो यार एक पॉइंट P और ये पॉइंट J पर कुछ रेडियस बनेगा, पॉइंट J पर कुछ रेडियस बनेगी इसकी, यहाँ पर रेडियस R है, यहाँ पर रेडियस 2R है, तो पॉइंट J पर कुछ रेडियस बनेगा और इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो पॉइंट J पर जो रेडियस बनेगा, रेडियस एट दिस पॉइंट बाय दिस लॉजिक, तो A इनिशियल रेडियस R, B फाइनल रेडियस 2R, तो R प्लस 2R माइनस R ओवर लेंथ इंटू X, क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस। इनिशियल रेडियस R है, फाइनल रेडियस 2R है, मतलब A की जगह पर R रखना होगा, B की जगह 2R रखना होगा, R प्लस 2R माइनस R, लेंथ 1 मीटर है, लेंथ इज 1 मीटर, तो R प्लस 2R माइनस R डिवाइडेड बाई 1 इंटू X, ये पूरी चीज बन जाएगी RX R प्लस R RX plus बन R प्लस R है। R इंटू 1 प्लस X बन जाएगा, यहाँ पर R इंटू 1 प्लस X यहाँ पर रेडियस बन जाएगी। और अब हम ये रिजल्ट लगाएंगे, 6/12 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस जब P से लेकर के J तक का जाएगा, रेजिस्टेंस P टू J, तो रो ये लेंथ स्मॉल x, रो इंटू लेंथ अपॉन पाई, ज्योमेट्रिक मीन करना है मेरे को, तो यहाँ का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का रेडियस, इन दोनों के रेडियस का प्रोडक्ट, मतलब हम सिर्फ इतने वायर के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इतने वायर का रेजिस्टेंस, तो R मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, यानी पाई R स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय J से Q, J से Q, तो अगेन रो J to Q, length will be 1 minus small x upon pi initial radius and the final radius का product of these two radius A into B. So initial radius R into 1 plus x and final radius is 2R, product of these two, 2R square 1 plus 2R X. square 1 plus x, ये हो जाएगा। अब निकाल दीजिए इसमें से क्या वैल्यू आएगी x की जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर्स में आएगी, मीटर्स में 6/12, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें से। 1/5 1/5 मीटर मतलब ना, yes sir यानी कि नो डिफ्लेक्शन कंडीशन इधर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आएगी। बेसिक लॉजिक आपको बता दिया, मीटर ब्रिज के फंडामेंटल लॉजिक्स यही है, व्हीट स्टोन का जो लॉजिक है वही मीटर ब्रिज का है, और तीनों केसेस हो गए हमारे। फर्स्ट केस यूनिफॉर्म मटेरियल यूनिफॉर्म वायर, सेकंड एग्जांपल वाज वायर वाज यूनिफॉर्म इन द एरिया बट चेंजिंग रेजिस्टिविटी, और थर्ड रेजिस्टिविटी इज यूनिफॉर्म बट द एरिया इज चेंजिंग। तीनों का एक एग्जांपल है, इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है कि आएगा कुछ। सर हाँ जी, सर वो एक्चुअली दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, उसको मीटिंग रूम में ले लीजिए, मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। एक सेकंड में, तो आप ज्वाइन कर चुके हो?
भाई बाकी लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिए सारे? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो चलो एक टॉपिक आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब असाइनमेंट पे वापस आ रहे हैं। एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में देखो, मिला? Yes, sir. Post office box. हाँ, तो अब इसका वर्किंग क्या होता है यार पोस्ट ऑफिस बॉक्स का? देखो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे क्या होता है ना कि थ्योरी पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन से ये समझ आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लैंग्वेजेस समझ में आती है क्वेश्चंस की। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में तुरंत घंटी ये बजनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है भाई, और ये कौन से कंसेप्ट पर काम करता है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी वर्क करता है एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल्स व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूजुअली मतलब जो ट्रेडिशनल शेप्स इसकी आती है ना, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें पता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में वैसा ही कुछ होता है। ये अभी बनाइएगा नहीं ऐसे, अभी अभी ड्रॉ ना करना है इसको। ये कुछ ऐसे करके ना आपको नॉर्मली ऐसी फिगर्स दिखेंगी इसकी, एक अल्फाबेट एस की तरीके से फिगर दिखती है। और ये लेबोरेटरीज में तो अब खैर दिखता नहीं है, लैब में अब ये अवेलेबल है नहीं। बट ये रेजिस्टेंस बॉक्स देखे होंगे, अब तो देखे हो, 12th भी पास कर लिया भैया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो 100% देखा होगा, बिकॉज लैब चाहे भले ना गए हो, फाइनल प्रैक्टिकल तो दिया ही होगा आप लोगों ने। रेजिस्टेंस बॉक्स तो देखेंगे आप लोगों ने कि नहीं देखे? यस सर देखें। Yes, sir. सही है। बस वैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स के जैसे की लगी होती है ना, अंदर उसमें चाबी भरी होती है रेजिस्टेंस की, वैसे करके ये अल्फाबेट फॉर्म में है। ऐसे ही करके आप यहाँ पर कई सारे रेजिस्टेंस की है, एग्जैक्टली लाइक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ऐसे करके जितने भी गैप दिखाए गए हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की चाबी जो होती है रेजिस्टेंस की, जिसको कनेक्ट करते हो आप रेजिस्टेंस बॉक्स में। और सबसे टॉप ब्रांच की ये जो 3 गैप देखते हो, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, ये है 10 ओम, 100 ओम एंड 1000 ओम के रेजिस्टेंस की। 10, 100, 1000 पहले 3 गैप जो होंगे। दूसरे 3 गैप ये भी आपके 10 ओम, 100 ओम एंड 1000 ओम। और इसके बाद बाकी के जो गैप है वो लेट से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओम एंटिल 5000 ओम के रेजिस्टेंस की होंगी। मतलब बीच में कई सारे रेजिस्टेंस की होते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस की। 1 ओम लेट से 5 ओम का की है, 20 ओम की है, 50 ओम की लगी हुई है, 100 ओम की है। ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टेंसेस की लगी होती हैं और इस तरीके से कनेक्शंस है। अब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका सर्किट आप अपने माइंड में रखो।
व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हमेशा अपने साथ कैरी करिए। कैरी करने का मतलब एपरेटस कैरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसका डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये इस तरीके से है यार आपका। यहाँ पर हमारा था R1, ये था R2 और ये था R3 और ये था R4। ये व्हीटस्टोन का कंसेप्ट है। व्हीटस्टोन एग्जैक्टली सेम लॉजिक करते हो आप। जो पहले 3 गैप हैं 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, पहले 3 मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की होगी, ये रेजिस्टेंस की और ये रेजिस्टेंस की, इन 3 में से जिस रेजिस्टेंस की को बाहर निकालेंगे हम, रेजिस्टेंस बॉक्स के वर्किंग में ऐसा ही होता है, जिस रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करना होता है उस की को हम बाहर निकाल देते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस की को आप इसमें से बाहर निकालोगे वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ R1 है। मतलब पहले 3 फर्स्ट 3 रेजिस्टेंस की ये आपके लिए R1 को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 3। तो अगर मैं कहूं कि 100 ओम रेजिस्टेंस की इज प्लग्ड आउट, 100 ओम रेजिस्टेंस की इज प्लग्ड आउट, तो इसका मतलब हो जाएगा R1 की वैल्यू 100 हो गई। फिर इधर के जो 3 है, इनमें से जिस रेजिस्टेंस की को प्लग्ड आउट करेंगे, मतलब जिस रेजिस्टेंस की को बॉक्स में से बाहर निकाल देंगे, वो हमारे लिए R2 हो गया। और बाकी के जितने आपके रेजिस्टेंस की हैं, इनके अलावा जितने भी रेजिस्टेंस की हैं, उनमें से किसी भी रेजिस्टेंस की को अगर हमने बाहर निकाला, किसी भी रेजिस्टेंस की को बाहर निकालेंगे, ये आपके लिए R3 है। यूजुअली एक अननोन रेजिस्टेंस होता है हमारा, मान लिया R4 अननोन है, यूजुअली 3 में से एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो ये मेरा R3 रेजिस्टेंस हो गया। और इनमें सर्किट कनेक्शंस भी कर सकते हो भाई, अगर ये डायग्राम पता है तो हम सर्किट कनेक्शंस भी दिखा सकते हैं। मान लिया अगर आप इसको A पॉइंट कह रहे हैं, इसको B पॉइंट कह रहे हैं, इसको C पॉइंट कह रहे हैं, इसको D पॉइंट कह रहे हैं, तो सर्किट कनेक्शंस भी दिखाए जा सकते हैं वहां पर। नोटिस करिए R1 का कनेक्शन A और B के बीच में है, R1 कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, so this R1 should be connected between point A and middle point B, ये A और B हो गए। R2 कनेक्टेड बिटवीन B एंड C है, तो ये B पॉइंट हो गया, एंड पे गए तो ये पॉइंट C हो गया मेरे लिए, B to C हो गया, A to B and B to C। R3 is connected between point A and point D, so ये point A, और इसके बाद जब तक ये चल रहा है आखिरी में जाकर के आप दिखा दोगे point D को। व्हीटस्टोन पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आराम से बन जाता है ये। और अब अननोन रेजिस्टेंस should be connected between point C and point D। point C यहाँ है, point D यहाँ है, तो हम अपना सर्किट डायग्राम भी पूरा कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम भी आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। पॉइंट डी से लेकर के हम जाएंगे और एक अननोन रेजिस्टेंस पॉइंट सी से कनेक्ट कर देंगे, R4, सिंपल, D to C कनेक्ट कर देंगे। देन द बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। पॉइंट A यहाँ पर है, पॉइंट C यहाँ पर है, तो हम इसके बीच में बैटरी लगाने जा रहे हैं। तो सीधा पॉइंट A से वायर लाए, इसको जंप करके जाएंगे, क्रॉस करके जाएंगे, और पॉइंट C से एक वायर लाए और उठा करके यहाँ बैटरी दिखा दी। एंड फाइनली गैल्वेनोमीटर B और D के बीच में, तो पॉइंट B यहाँ पर है, पॉइंट D यहाँ कहीं पर है, तो पॉइंट B से एक वायर लाइए, जंप करके जाएंगे इसको, या जंप ना भी करे मान लो,
सर्किट कनेक्शन पूछेंगे नहीं, ये कौन सा आपका स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि जाके आपको लैब सेट करनी है पूरी। फिर भी ये बता दिया आपको कि डायग्राम बनाया जा सकता है। अब डायग्राम बनने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये कहां से कौन सा वायर जा रहा है, यहां से देख देख के करोगे तो हो जाएगा। मीटर ब्रिज के डायग्राम बनाने के बाद अगर आप इनको कॉपी करते हो तो बड़े आसान है। अब बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। रेशियो आर्म्स आर 1000:10। रेशियो आर्म कौन से हैं? ऊपर वाले AB एंड BC, दे आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। 1000:10 बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1000 ओम की की सेलेक्ट की जा रही है और यहाँ पर 10 ओम की सेलेक्ट की जा रही है। तो 1000 ओम वैल्यू फॉर R1 हुई, 10 ओम वैल्यू फॉर R2 हुई। ये आपके रेशियो आर्म्स हैं। ऊपर की जो दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो R1 R2, रेशियो आर्म्स। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो? द वैल्यू ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस इज 999। थर्ड रेजिस्टेंस कौन सा हुआ? ये वाला। ऊपर के इन दो के अलावा बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस है ये आपके तीसरे थर्ड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। थर्ड रेजिस्टेंस मतलब R3। क्या इसके बाद नहीं हो पाएगा क्वेश्चन? अब यस सर, हो हो जाएगा। जाएगा सर। हो जाएगा रेशियो आर्म्स, बिल्कुल। रेशियो आर्म्स 1000 और 10, तो R1 हो गया 1000, R2 हो गया 10, थर्ड रेजिस्टेंस इज 999। व्हाट इज फोर्थ रेजिस्टेंस? व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट लगा के ये भी हो जाएगा। सर इस टाइप के सर्किट का सिग्निफिकेंट मतलब ये बच्चा, ये आउट एक्चुअली ये सब पुराने सेटअप हैं यार, सदियों पुराने। रेजिस्टेंस मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे शुरुआत में, पिछले 70-80 सालों से तो अब यूज भी नहीं हो रही है। तो अब भी सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते कोई, क्योंकि आज के डेट में कोई यूज ही नहीं है इनका। ये सब आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर अब देखो, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करोगे भाई, है ना? थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, इसको अपने आप करना है। तो थर्ड वाला मीटर ब्रिज पे है, कर लोगे इसको? हमें Yes, मीटर sir. ब्रिज का क्वेश्चन है ना। ठीक। फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ कन्वर्जन्स के ऊपर है। गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन्स एमीटर एंड वोल्टमीटर में। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन्स इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है। तो ये भी क्विकली देख लेते हैं, टॉपिक पूरा ही कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है हम लोग की आना ही है इस टॉपिक से, एक तो कंफर्म आना है। देखो नॉर्मली थोड़ा सा ना बहुत क्विक मेथड में चलेंगे। ये जो आप गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हो, जिस गैल्वेनोमीटर की हम यहाँ पर बात करते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम तो सुना ही होगा इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यस Yes, sir. तो ये बेसिक है बिल्कुल। अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि जब किसी भी कॉइल में करंट जाएगी और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसमें एक टॉर्क आएगी। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि एक कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड, जो मोटर का कंसेप्ट है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का भी यही कंसेप्ट है, करंट जाएंगे तो रोटेशन होगी। इलेक्ट्रिक मोटर सेम कंसेप्ट गैल्वेनोमीटर का है कि अगर किसी कॉइल में करंट पास होती है तो वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होने पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। और ये मैग्नेटिज्म के अंदर बताया जाता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है किसी कॉइल के ऊपर, अगर एक कॉइल है और उसमें हमें टॉर्क मिली है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, नंबर ऑफ टर्न NIAB साइन, NIAB, राइट, साइन थीटा।
नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल I करंट, कैपिटल I करंट, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल बोलते हो जो कॉइल का नॉर्मल होता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कॉइल की नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में। हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर टच कर लेंगे कि हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। मतलब वैसे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। Yes, बट sir. हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ बेसिक बता रहे हैं, बहुत बेसिक सा, कि एक आपको आइडिया होगा, अगर थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको, कि एक सॉफ्ट आयरन का सिलिंड्रिकल कोर लेते हो, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, Yes, और sir. उसको कहते हैं दो राउंड शेप के मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको। इस टाइप के मैग्नेट्स के बीच में हमें थ्योरी में ज्यादा नहीं घुसता है, थ्योरी में बोर्ड का एग्जाम नहीं देना मेरे को। तो उसमें कहते हैं कि एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक तरफ मैग्नेट की साउथ पोल है, कर्व शेप के हैं, इनके पोल्स स्ट्रेट ना होकर के राउंडेड पोल्स है, कर्व के फॉर्म में, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलिंड्रिकल पोल्स है इनके। और ये जो सिलेंडर है ये सॉफ्ट आयरन है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज होता है और इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। और इसके चारों तरफ आप ये कहते हो कि भाई रेक्टेंगुलर वायर्स होते हैं, मतलब जो सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे दिखाएं, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके हम इसको एक कॉइल के फॉर्म में लपेट देते हैं और ये वायर नीचे आ जाते हैं, और नीचे आकर के ऐसा कहा जाता है कि ये किसी टॉर्सनल स्प्रिंग से कनेक्ट होते हैं। ये कॉइल नीचे आकर के किसी टॉर्सनल स्प्रिंग से कनेक्ट होती है और ऊपर किसी पॉइंटर से अटैच होते हैं ये, और वो पॉइंटर मूव करता है। बहुत बेसिक बात बताई है मैंने, बहुत बेसिक लेवल पे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है इसका कि ये जो कॉइल हम देखते हैं, इस कॉइल का एक टर्मिनल बाहर आता है T1 और इसी कॉइल का दूसरा टर्मिनल बाहर जाता है T2। तो हम जब T1 टर्मिनल से कोई करंट भेजेंगे I और T2 टर्मिनल से वो करंट वापस आ जाएगा, तो ये करंट फ्लो किस तरीके से करेगा, ये नेचुरल सी बात है। ये इस वायर में एंटर करेंगे, इन कॉइल्स में फ्लो करेंगे, यहां से फ्लो करके नीचे, फिर ऐसे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे फ्लो करेंगे, और यहां से वापस वो टुवर्ड्स T2 टर्मिनल जाएंगे और बाहर आ जाते हैं। टॉर्सनल स्प्रिंग जो मैंने बोला है, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपकी नॉर्मल स्प्रिंग होती है। नॉर्मल स्प्रिंग में आप ये पढ़ते हो, नॉर्मल स्प्रिंग में, कि अगर आप इसको x अमाउंट से एलोंगेट करते हो, अगर इसको हम x अमाउंट एलोंगेट करेंगे, तो नॉर्मल स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड में k मल्टीप्लाइड बाई x होता है। रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एलोंगेशन, ये हुक्स लॉ जिसको बोलते हो, हुक्स लॉ, कि अगर x एलोंगेट करोगे तो इतना बैकवर्ड फोर्स आएगी। और ऐसे ही टॉर्सनल स्प्रिंग है, टॉर्सनल स्प्रिंग का काम ये होता है, देखिए अगर ना यार, आप, ये बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप ऐसे रुमाल लें और रुमाल को ऐसे ट्विस्ट कर दें, अपने हाथों से ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए,
तो जब आप इसको ट्विस्ट करते जाओगे तो कभी नोटिस करिएगा जितना ज्यादा आप इसको ट्विस्ट करेंगे उतना ये टाइट होता जाएगा, और जैसे ही इसको आप छोड़ते हो ट्विस्ट करने के बाद जैसे ही छोड़ोगे ये अपने आप खुल जाता है पूरा। क्या ये इसका इलास्टिक बिहेवियर नहीं हो गया? टू कम बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म। जी सर। ओरिजिनल फॉर्म में ये ट्विस्टेड नहीं है। अब आप इसको घुमा घुमा के ट्विस्ट कर दो, घुमा घुमा के ट्विस्ट करके इसको आप ऐसे कर दीजिए जितने एंगल से घुमाना है आपको। मान लो हम 60 डिग्री एंगल से घुमा करके इसको ट्विस्ट कर देंगे, जैसे ही आप छोड़ोगे ट्विस्ट करने के बाद ये वापस खुल जाएगा, रीस्टोर कर लेगा अपने आप को। एग्जैक्टली इसी तरीके से टॉर्सनल स्प्रिंग्स का काम होता है कि अगर हम इनको थीटा एंगल से ट्विस्ट करेंगे, अगर इनको थीटा एंगल ट्विस्ट कर दे तो ये एक रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ये एक रिवर्स रीस्टोरिंग टॉर्क देंगे आपको। रीस्टोरिंग टॉर्क which is k multiplied by theta, just like k into x, k into theta। ये स्प्रिंग्स के दो बिहेवियर है। तो करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल एफर्ट से ये कॉइल रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्टेड स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और ये कहा जाता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से ये वाला टॉर्क NIAB sin थीटा और स्प्रिंग के किसी एंगल से रोटेट करने की वजह से जो टॉर्क आएगा K थीटा, ये बराबर हो जाते हैं। ये कंडीशन बनती है एट इक्विलिब्रियम। टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड restoring torque by the springs are equal in magnitude and equilibrium establish हो जाता है। सर के एक्स और के थीटा में के वही दोनों का सेम है। kx और के थीटा सर जो टॉर्सियोनल कांस्टेंट है वो क्या सेम होता है, अलग अलग होता है? नहीं, अलग होता है, अलग होता है। लीनियर डिफॉर्मेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट और एंगुलर डिफॉर्मेशन का टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल TORSOINL, टॉर्सनल कांस्टेंट, ये अलग होते हैं। मैंने वर्किंग बताई, रुमाल से आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि किसी भी चीज को ट्विस्ट करने पर उसमें इलास्टिसिटी आती है, मैं सिर्फ इतना बता रहा था आपको। मतलब टॉर्सन क्या होता है वो समझा रहे थे, टॉर्सन किस चीज को कहा जाता है। जी। अब एक खास बात बताएंगे आपको, सॉफ्ट आयरन का यूज। सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर्स करते हैं। जैसे जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर्स का है, एग्जैक्टली वही काम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर्स का क्या काम है, तो ये एक लेक्चर नंबर नहीं याद है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं। हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था अपनी क्लास में, और वो डिस्कशन कुछ ऐसा था कि अगर हम किसी मेटल को एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएं, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करिएगा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और उसके अंदर आप एक मेटल लेके चले जाओ, तो ये मेटल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देता है क्योंकि ये पोलराइज हो जाता है। इसके एक तरफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और पोलराइज होने के बाद स्टेटमेंट याद करिएगा, ये कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यूनिफॉर्म थी वो मेटल के सरफेस पर जाकर के 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगी, ऐसे करके लाइंस दिखाई थी आपको।
मेटल के पास जाकर के ये डिप कर गए थे ऐसे, थोड़ा सा अगर याद करो स्टेटमेंट आप, यस सर। कुछ याद आ रहा है आपको ये चीजें कि पोलराइजेशन ऑफ हाँ, मेटल सर। की वजह से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है, लेकिन मेटल के सरफेस पर वो 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं आपको। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे होती है। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिप्लेस बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि मेटल का रिप्लेसमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will become perpendicular to the surface. Magnetic field lines become perpendicular to the surface of this substance. Exactly same copy होती है इसकी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब्सटेंस के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई और हमारी कॉइल भी सरफेस के ऊपर है, हमारी कॉइल्स भी सरफेस के ऊपर है, जो ये वायर्स हैं ये भी सरफेस के ऊपर है, तो आप बता पाओगे कि इन कॉइल्स का जो प्लेन बनेगा, प्लेन ऑफ कॉइल्स, प्लेन ऑफ कॉइल्स, इनके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री। प्लेन के बीच, प्लेन के बीच। नोटिस करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ध्यान दो, जो मेरी वायर्स हैं, नोटिस करिएगा, जो वायर्स है उनकी एक साइड, जो मेरा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, नोटिस करो, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आप देख रहे हो, बहुत क्लियरली इस स्टेटमेंट को समझना होगा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक साइड सिलेंडर की लेंथ के पैरेलल है, एक साइड सिलेंडर की लेंथ के पैरेलल है और एक साइड उसकी रेडियस के अलोंग है। मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेडियल डायरेक्शंस में है। सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन से बनेंगी। जी सर। सर तो अगर आप रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हो, रेडियल डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शंस, तो क्या वो रेक्टेंगल की प्लेन में ही नहीं आ गए? क्योंकि हाँ सर। रेक्टेंगल की भी तो एक साइड रेडियस के अलोंग है। यस तो सर। हम, तो मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगल के प्लेन में है, लेकिन रेक्टेंगल के नॉर्मल से वो 90 डिग्री पर है। मतलब ये वो बात हो गई कि अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और इसकी किसी एक साइड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, किसी भी एक साइड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, तो बट ऑब्वियस है यार कि ये हमारे इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द कॉइल, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इसीलिए लेफ्ट साइड जो साइन थीटा है, जो कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, तो लेफ्ट साइड जो साइन थीटा है उसको हम साइन 90 डिग्री पुट करते हैं। आ गया बात समझ में कि लेफ्ट साइड का साइन Yes, थीटा sir. साइन 90 क्यों रखेंगे हम? यस सर। बिकॉज ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, बट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करने को कह सकता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज होता है, ये मैग्नेटिकली मैग्नेटाइज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। मतलब एनालॉग तो लिया जा सकता है समझने के लिए। और किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पे होगी, जस्ट लाइक मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर होती है, जस्ट लाइक वैसे ही।
यस तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड साइन थीटा को हटा करके सिर्फ साइन 90 कर देंगे, और साइन 90 का मतलब 1 हो गया, साइन 90 बिकम्स 1। तो कुल मिलाकर ये कहानी हो गई। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए भी डिटेल में चले गए कि इन केस मूविंग क्वेल गैल्वेनोमीटर पे कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, या न्यूमेरिकल से हट करके भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसका भी। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये आ गया यार कि डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू NAB over K times I, मतलब थीटा proportional to I, deflection theta is proportional to I, and this is basic idea or working principle for moving coil galvanometer in current electricity. The deflection in the moving coil galvanometer is proportional to I. ये बताने की जरूरत इसलिए है, कुछ लोगों को लग सकता है कि यार इसमें नई बात क्या है, तो ऑब्वियस है कि जितना करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्ट होगा वो, तो ये है क्योंकि theta proportional to Y, this is only for moving coil galvanometer. और भी तरीके के गैल्वेनोमीटर हैं, एक कहलाता है हमारा, इन फ्यूचर आपको बताया जाएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, where theta is proportional to tan theta is proportional to Y, not theta proportional to Y. और एक और है, वो होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए यूज करते हैं, उनमें थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई एक ऑब्वियस फैक्ट नहीं है कि इसमें कोई नई बात क्या है, तो नई बात यही है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है, और वो भी इसलिए है कि कॉइल्स हैं दे आर ऑन अ फेरोमैग्नेटिक सिलेंडर। सर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं वो कौन से टाइप का गैल्वेनोमीटर? MCG, मूविंग कॉइल। क्योंकि लैब के जितने भी आपके लैब होते हैं उनमें एक्चुअली सप्लाई तो अल्टरनेटिंग करंट्स की आती है, लेकिन उसके बाद एक एलिमिनेटर दिया जाता है आपको बॉक्स टाइप का, यस सर। जो उस AC को पहले DC में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट AC का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते आप लोग। खैर, थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई, और ऑब्वियसली ये पूरा चीज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, NAB upon K is known as galvanometer constant, NAB upon K, galvanometer constant. और इसमें कुछ और डेफिनेशंस होती हैं जो काम की होती है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, which is थीटा बाई आई, इसे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको कैपिटल S करंट सेंसिटिविटी SI, करंट सेंसिटिविटी के नाम से पढ़ते हो आप, करंट सेंसिटिविटी SI, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, चलो ये हमारे असाइनमेंट के 4th 5th क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं था, बिकॉज गैल्वेनोमीटर टच हुआ था, इसलिए हमने इसको कंप्लीट किया आज। कि गैल्वेनोमीटर के थ्योरी से भी क्वेश्चन अगर आ गया तो भी हम तैयार है, न्यूमेरिकल तो है ही है, पर थ्योरी से आएगा तो भी कर लेंगे। सर सर ये करंट सेंसिटिविटी का फिजिकल उसमें क्या मतलब है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिविटी मतलब व्हाट, कि भाई हम लोग दांतों में सेंसिटिविटी होती है, तो दांतों में सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि थोड़ा भी ठंडा गर्म लगा तो रिएक्शन आएगा कुछ, उसी को सेंसिटिविटी कहते हो। सेंस करने की एक्टिविटी सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा भी करंट पास करें, थोड़ा सा भी, या करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आए और पॉइंटर में अच्छा खासा डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब कि गैल्वेनोमीटर उस चेंज ऑफ करंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी सेंसिटिविटी हाई है। थोड़ा सा भी करंट बदलोगे, गैल्वेनोमीटर उसको महसूस कर लेगा, रिएक्ट कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा,
हाई सेंसिटिविटी, ये इसका फिजिकल मतलब है, और ये अच्छी चीज है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी हाई होना अच्छी बात है, ताकि मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएंगे आपकी। तो ये पूरा गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट हुआ थ्योरेटिकल लेवल पर, विच इज थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई, जो मेन फीचर है इसका, थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई का मेन फीचर। और ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसमें कॉइल यूज किया ना, हमने कुछ वायर्स लिए थे, जिन वायर्स को सिलेंडर के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में रखा है, तो इनका अपना एक रेजिस्टेंस भी तो होगा, उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये ठीक है यार, बताएं आगे बढ़े तो करंट वाले चैप्टर पे वापस आए थोड़ा सा, मतलब आई मीन गैल्वेनोमीटर की थ्योरेटिकल रीजन भी, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ आ रहे जी हैं, सर। है ना, क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम लोग एमीटर वोल्टमीटर पढ़ते हैं, जो हमारे लैब में एमीटर होते हैं, वोल्टमीटर होते हैं, गैल्वेनोमीटर होते हैं, या जो भी चीजें हैं, तो उनका कन्वर्जन का जो न्यूमेरिकल आप पढ़ रहे हो ना, न्यूमेरिकल फॉर द कन्वर्जन, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर हम कहीं पर एमीटर लगा रहे हैं, मान लीजिए मतलब हमने एक बैटरी यूज करी, उसमें एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया, और हमें कहा गया कि यहाँ पर एक एमीटर है, तो एमीटर इज एक्चुअली, ऐसा बोलते हैं कि जो एमीटर है वो एक्चुअल में मतलब दिस एमीटर इज एक्चुअली combination of galvanometer with a parallel resistance, कैपिटल एस के नाम से बोलते हो, शंट रेजिस्टेंस के नाम से बोलते हैं इसको। व्हाट एमीटर मींस, एमीटर मींस combination of G and S, combination of G and S, मतलब ये सेटअप और यहाँ का जो सेटअप है, मतलब अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दें, एक बैटरी और एक और रेजिस्टेंस, दोनों सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है ये। आप गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो ये पूरा सिस्टम ही हमारे लिए एमीटर के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसको हम एमीटर दिखाते हैं ना, एमीटर में करंट रीड करते हैं, वो इंटरनली गैल्वेनोमीटर और एक शंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। अब हर गैल्वेनोमीटर की एक लिमिट होगी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट होगी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ये भी कोई नई बात नहीं है, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ मैक्सिमम लिमिट। तो हमारे इस गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, वो हम IG डिनोट कर रहे हैं, IG मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट IG अगर इसकी है, मान लीजिए, इसको रेंज भी कह सकते हो, रेंज भी। तो यहाँ पे जो करंट कैपिटल आई फ्लो करेगा, ये कितना मैक्सिमम ले सकते हो आप, मैक्सिमम करंट क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम, अगर हमको ये कहा जा रहा है, और इसको इधर की साइड देखा जाए, इधर की साइड, तो रेंज ऑफ एमीटर क्या है, रेंज, इसकी रेंज को हम आई मैक्स कह रहे हैं। रेंज ऑफ एमीटर मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकते हो आप। रेंज ऑफ एमीटर निकालने का मतलब सीधा सा है कि मुझे मैक्सिमम करंट निकालनी है, ये जानते हुए कि गैल्वेनोमीटर के अंदर इससे ज्यादा करंट पास नहीं करा सकते आप। ठीक है, मैक्सिमम करंट में से हमने इस ब्रांच में
जितना मैक्सिमम अलाउ है, मैक्सिमम जितना अलाउ किया जा सकता है उतना करंट इधर से पास करा लीजिए, IG बाकी सब नीचे से पास करा देंगे, I माइनस IG। और दोनों क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब IG मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G, I माइनस IG इंटू कैपिटल S। और यहां से हम I मैक्स निकाल सकते हैं, I मैक्स की वैल्यू, और वो कुछ ऐसा आएगा, I मैक्स बराबर IG ब्रैकेट में 1 प्लस G बाई S। एक बार जरूर चेक करना है इसको, 1 प्लस G बाई S। Yes, sir. I मैक्स रेंज ऑफ एमिटर है और IG मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एंड व्हाट इज एमिटर? तो एमिटर इज combination of two resistances, one inside the galvanometer and other outside the galvanometer. And maximum limit of current मतलब maximum limit of theta, और इसीलिए IG को कहीं कहीं पर full scale deflection current भी कहते हैं इसको, where deflection is proportional to current. So if current is maximum, theta is also maximum. और अगर वोल्ट मीटर के फॉर्म में जाना चाहते हैं, अच्छा एक चीज और था, एक और बात, इफ कैपिटल S इज जीरो, कैपिटल S जीरो कर दें अगर हम, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस लगाएं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है मेरा। इफ कैपिटल S इज जीरो, कैपिटल S जीरो कर दीजिए। कैपिटल S जीरो करने का मतलब हुआ मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन दिस पार्ट और मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो हियर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट कैन पास थ्रू दिस एमिटर। और एमिटर का रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, तो एमिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू which are in parallel, तो G into S divided by G plus S, parallel combination। और अगर आप कैपिटल S को जीरो कर देते हो, कैपिटल S जीरो, तो कैपिटल S जीरो करने का मतलब कैपिटल S जीरो कर दिया, न्यूमरेटर जीरो हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर जीरो हो गया, और यहां से आप इनफाइनाइट करंट पास करा सकते हो, और वो हमारा आइडियल एमिटर कहलाएगा। आइडियल एमिटर, आइडियल एमिटर मींस ऐसा एमिटर जिसमें से हम कितने भी अमाउंट की करंट पास करा सकते हैं। और दूसरा, आइडियल एमिटर्स का रेजिस्टेंस जीरो होगा। आइडियल एमिटर जीरो रेजिस्टेंस के एमिटर है और उनकी रेंज इनफाइनाइट तक की है। आइडियल एमिटर्स के जहां पर भी क्वेश्चंस आएंगे वो जीरो रेजिस्टेंस के वायर से। आइडियल एमिटर मतलब अ वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज मान लो कुछ ऐसे हो कि कहीं पर वोल्ट मीटर लगाए, किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर, अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद सम रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस में वोल्ट मीटर है, तो दिस सर्किट इक्विवेलेंट टू this circuit is equivalent to a galvanometer plus some resistance in the series। ये कह सकते हो आप, voltmeter is equivalent to this galvanometer plus some resistance in series। ये आपको मेंटली इमेजिन करना है
कि गैल्वेनोमीटर और उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लग जाए तो ये चीज और वोल्ट मीटर दोनों सेम। मेंटल आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, वोल्ट मीटर बोला जा रहा है तो मेंटल पिक्चर ये बननी चाहिए, अच्छा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और एक रेजिस्टेंस है। एमीटर बोला जा रहा है तो मेंटल पिक्चर बननी चाहिए। एमीटर बोलने का मतलब माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए, मतलब यहाँ पर दो पैरेलल रेजिस्टेंस है। एमीटर मींस टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस, वोल्टमीटर मींस टू सीरीज रेजिस्टेंसेस। इस तरीके की मेंटल पिक्चर बनेगी तो लॉजिक डेवलप होता है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब वोल्टमीटर जिन दो टर्मिनल्स में लगाया है, जिन दो टर्मिनल्स में मान लीजिए ये ए और बी है, तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो आप? VAB की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? विच इज रेंज ऑफ वोल्टमीटर, maximum potential difference between these two terminals where the voltmeter is connected. Maximum तो हमने कहा ना कि इन दो पॉइंट्स के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम किसी भी रास्ते से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे यही पता करना है कि ए और बी के बीच मैक्सिमम वोल्टेज क्या ले सकते हैं, तो मैं ये वाला रास्ता चूज करने की बजाय गैल्वेनोमीटर वाला रास्ता चूज कर लूंगा। ए से बी तक का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वाया गैल्वेनोमीटर जाओ, इस रास्ते से जाओ। और यहाँ मैक्सिमम करंट कितनी पास करा सकते हो? मैक्सिमम करंट IG। तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या रख सकते हैं, वो मिल गया मेरे को, VAB मैक्सिमम, जिसको कि हम रेंज भी कह रहे हैं, रेंज ऑफ वोल्टमीटर भी कह रहे हैं इसको। रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज मैक्सिमम करंट IG टाइम्स दो सीरीज रेजिस्टेंस है तो G प्लस R रख दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। रेंज ऑफ वोल्टमीटर बराबर IG इंटू G प्लस R। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल G कॉमन लेकर के, कैपिटल G कॉमन लेकर के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IG इंटू कैपिटल G इंटू 1 प्लस R बाई G। और IG इंटू कैपिटल G सिर्फ गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। IG इंटू कैपिटल G मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर पार्ट। तो इसको VG भी लिखते हैं, V ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड 1 प्लस R बाय G, सिर्फ इसलिए कि दोनों के सिमिलरिटीज मिल जाए, आपको सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स मिल जाए। जब बात करंट की हो रही है तो IG 1 प्लस G बाई S, और जब बात वोल्टेज की हो रही है VG 1 प्लस R बाई G। एक में G न्यूमरेटर में, एक में G डिनोमिनेटर में है। ये सब फॉर्मूले। अब आप बताओ फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? काफी टाइम लग गया, इसमें भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करने लायक है आपसे या उसको सॉल्व करके बताएं? क्वेश्चन 4 में a galvanometer having coil resistance of 100 ohm, ये किस चीज का रेजिस्टेंस दिया जा रहा है? गैल्वेनोमीटर मतलब इनमें से क्या है, इनमें से क्या दिया गया आपको? सर जी कैपिटल G हो गया 100, gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere passes। full scale deflection मतलब IG दे दिया गया 1 milliampere। what is the value of resistance which can convert this galvanometer into emitter giving full scale deflection of 10 ampere? वो ये दे दिया गया आपको, मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट, जो एमिटर वाला है 1 मिली एम्पियर, ये गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है। कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100 और कैपिटल S पूछा जा रहा है, आराम से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में सेम चीज है, बट इसमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो 10 वोल्ट आ जाए। तो ये वाला इक्वेशन लगाओ, यहाँ पर 10 वोल्ट IG दे रखा है 1 मिली एम्पियर, कैपिटल G दे रखा है और R सॉल्व किया जा सकता है इसमें से।
फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूला बेस है। बोलिए। Yes, sir. यस ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज और बताए, हमने कहा आइडियल एमिटर आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में सुनिएगा। आइडियल एमिटर मतलब नो रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल एस जीरो। कैपिटल एस जीरो का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज जीरो। और आइडियल वोल्ट मीटर इज द वोल्ट मीटर विच कैन मेजर एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, मतलब जिसके रेंज पर कोई लिमिट ना हो। सो वी नीड इनफाइनाइट वैल्यू हियर। लेफ्ट साइड पर इनफाइनाइट चाहिए आपको, तो लेफ्ट साइड इनफाइनाइट करने का मतलब कैपिटल आर शुड बी इनफाइनाइट। टू गेट इनफाइनाइट वोल्टेज कैपिटल आर शुड बी इनफाइनाइट, बिकॉज करंट आप इनफाइनाइट नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन करंट के ऊपर एक लिमिट रखती है आपको, कि गैल्वेनोमीटर से आप इनफाइनाइट करंट पास नहीं करा सकते। तो इनफाइनाइट वोल्टेज में अगर मैं इनफाइनाइट करंट नहीं कर सकता तो मैं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करूंगा। एंड दैट्स व्हाई इन आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल एमिटर जीरो रेजिस्टेंस। इनके ऊपर भी क्वेश्चन है इसमें, वो दिखाते हैं आपको। असाइनमेंट के एक बार जरा 11th क्वेश्चन देखो आप, असाइनमेंट का 11th क्वेश्चन, फिर 12th क्वेश्चन। असाइनमेंट का 11th और 12th क्वेश्चन अगर ध्यान से देखूं, इनमें रीडिंग्स की बात की गई है। असाइनमेंट के 11th 12th क्वेश्चन में रीडिंग्स की बात की गई है, ये कहते हुए कि ये इंस्ट्रूमेंट आइडियल लगाए गए, ये कहते हुए। मेरा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, आइडियल एमिटर मतलब जीरो रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हुआ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम बात करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसके ऊपर वाला अपने आप कर लेना प्रैक्टिस। इसके ऊपर वाला आप अपने आप करिएगा, है ना, मैं इसको बता रहा हूँ। दोनों आइडियल है, तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस हुआ एमिटर के केस में? अगर आइडियल है और ये भी आइडियल है, तो आइडियल एमिटर जहां भी लिखा हो 0. जीरो, आर जीरो, और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हुआ आर इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड्स, आप चाहो तो आइडियल वोल्ट मीटर को ओपन स्विच भी मान सकते हो। ओपन स्विच, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब ओपन स्विच। इमेजिन कर सकते हैं। और आइडियल एमिटर को क्लोज स्विच मान सकते हैं। आइडियल एमिटर मतलब क्लोज स्विच और आइडियल वोल्ट मीटर मतलब ओपन स्विच। ओपन स्विच कहने का मतलब है यहाँ से करंट पास नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से करंट नहीं जा सकता इसमें से। तो अब ऑब्वियस है यार कि इसमें करंट का पाथ क्या बनेगा? कैपिटल आई अगर यहाँ से चला, कहाँ जाना है? इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकता। तो मेंटली ये इमेजिन किया जा सकता है कि यहाँ पर वायर टूटा हुआ है। मेंटल इमेजिनेशन,
मेंटल इमेजिनेशन, जहां वोल्ट मीटर है वहां पर आप वायर को ब्रेक कर सकते हो ताकि उसमें करंट ना जाए। ये सब काम लोग इसलिए कर देते हैं कि गलतियां ना हो जाए हमसे, तो वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करने से पहले ही वोल्ट मीटर जहां था वहां पर ब्रेक कर दिया ताकि मिस्टेक नहीं होगी। हालांकि ये सब मेंटल लेवल पे होना चाहिए। यार ये कैपिटल आई है और बेसिस में से स्मॉल आई यहाँ चला गया, बाकी का करंट यहाँ चला गया, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। और हमें सिर्फ एक बात पता है कि हम अननेसेसरली कंसेप्ट्स नहीं बनाते। लूप इक्वेशन हमारे लिए मोर देन इनफ है। जेई तक के लिए लूप इक्वेशन सफिशिएंट इक्वेशन है। एक लूप आप यहाँ बना लो, ये लूप बनाओ नीचे वाला पूरा लूप, तो इधर से चलना स्टार्ट करेंगे 3 इंटू स्मॉल आई, आगे जा राइट साइड जा रहे, राइट साइड, फिर यहाँ आए -6 हो गया, फिर नीचे गए, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर इधर गए -12। इससे स्मॉल आई डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 6 और एक ये बाहर वाला लूप ले लो, आउटर लूप, सबसे बाहर वाला। तो अगर हम यहाँ से चालू करें जहाँ फिंगर रखी हमने और ऊपर बढ़े तो पहले आएगा -8, फिर नीचे जाएंगे 10 ओम का रेजिस्टेंस और कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई की करंट, तो 10 कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, नीचे गए, फिर वापस इधर एमीटर से होता हुआ इस 12 वोल्ट की बैटरी में आ गए। स्मॉल आई ऑलरेडी ऊपर से निकल जाएगा, कैपिटल आई भी निकाल लो कितना आएगा। तो ट्रायंगल वाला लूप नहीं ले सकते? कोई भी ले लो, कोई भी लूप ले सकते हो, कोई भी ट्रायंगल का लूप भी ले सकते हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप बेसिक्स को फॉलो करते हैं बहुत सिंपल है। लूप इक्वेशंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी उतना आसान टॉपिक है। किसी अननेसेसरली ट्रिक्स की, शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ती हमें। निकल जाएगा कैपिटल आई, और कैपिटल आई ही रीडिंग ऑफ एमीटर है। कैपिटल आई मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर, जहां एमीटर लगा उसकी करंट वो आ जाएगा। और वोल्ट मीटर के रीडिंग का क्या होगा? वोल्ट मीटर के रीडिंग, तो जिन दो पॉइंट्स पर वोल्ट मीटर लगा था, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब जहां पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन था उनके पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब VAB। वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है तो मतलब VAB निकालना है, और VAB निकालना है तो A से B की तरफ आपको मूव करना होगा। A से B की तरफ मूव करिए किसी भी पाथ पर जो छोटा हो, सिंपल हो, जो सही लगे। तो आप देखो सबसे छोटा पाथ कौन सा है जो हम A से B जा सकते हैं? सर वायर 10 और 6। वायर 10 और 6 लें। चलिए, तो अगर हम A से ऐसे चलेंगे 10 ओम की तरफ तो हमारे को सबसे पहले मिलेगा 10 टाइम्स कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ से फिर हम 6 वोल्ट की बैटरी की तरफ आ जाएंगे, +6 हो जाएगा और फिर B पॉइंट आ जाएगा मेरा। तो और कैपिटल आई स्मॉल आई सब निकाल चुके हैं। इनफैक्ट कैपिटल पूरा आंसर आ जाएगा यार इसका। कैपिटल आई 5 है, स्मॉल आई 3 है। स्मॉल आई तो 6 आ रहा है और कैपिटल आई 5 आ रहा है। मैं तो आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन कि इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये मत सोचो कि ये कुछ अलग के टॉपिक्स हैं। इसमें भी आपको लूप इक्वेशन से ही आंसर देना है, सिर्फ ये समझा रहा है। अब इसके ऊपर वाला अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, इसके नीचे वाला भी कर लीजिएगा, मतलब 11, 12, 13 लगातार इसी के ऊपर है। सर एक जहाँ question पे आइडियल एमीटर लग जाएगा सर उसको क्लोज स्विच मानेंगे। आइडियल एमीटर को आप चाहो तो वायर? सिंपल वायर, आइडियल एमीटर मतलब सिंपल वायर, और आइडियल वोल्ट मीटर ओपन वायर, ऐसे मान सकते हो। ओके सर। सर्किट सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब मेंटल इमेजिनेशन करनी है या सर्किट सिंप्लीफाई करना है, तो जहां आइडियल एमीटर है इमेजिनेशन कर लो या डायग्राम बना लो, उसकी जगह एक वायर दिखा दो और वोल्ट मीटर की जगह ओपन पॉइंट्स कर दो।
तो मिस्टेक नहीं होती है, हमसे गलत गलत करंट डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, बस इतना फायदा होता है इसका कि हम गलत गलत साइड पे करंट को ट्रांसफर नहीं करते कभी, क्योंकि इतना तो हम लोग सब लोग मानते हैं कि ओपन वायर में तो कोई भी स्टूडेंट करंट को नहीं फ्लो कराएगा। आइडियल एमिटर जीरो रेजिस्टेंस क्लोज वायर, आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन वायर। प्रैक्टिस करके देखना, बाकी क्वेश्चन तो आ जाएंगे। चले यार आगे बढ़े, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से। ये 9th क्वेश्चन भी करेंगे आप। 9th क्वेश्चन भी गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन और इसके कन्वर्जन के ऊपर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 9th वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, बीच के क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, मतलब कौन से 6th 7th 8th 3 क्वेश्चन ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर है, इनको छोड़ा हुआ अभी। टेंथ क्वेश्चन, एक 10th क्वेश्चन देखिए। ये काम करिए बच्चे, सुनो, हम ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने पोटेंशियोमीटर हैं उनको चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो छोड़ दीजिए, एल्स बाकी सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लूं। इनमें कुछ क्वेश्चंस में एमीटर वोल्टमीटर आइडियल नहीं है। जैसे अगर आप एक क्विकली एक बहुत जल्दी से 16th क्वेश्चन देख लो, बहुत जल्दी से 16th क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन को बहुत जल्दी देख लो। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, एक बैटरी है, यहाँ पर एमीटर है, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर है और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं। इनकी रीडिंग्स पूछी गई है कि कौन कितना रीड करेगा, और आइडियल है ये। आइडियल क्या क्या रीडिंग्स आएंगी इनकी। तो जिनको प्रॉब्लम है अभी तक वो एक काम कर लेंगे, जो मेंटल इमेजिनेशन करने में अगर दिक्कत है तो एक काम कर लेना, क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले ही जहां पर एमीटर है वहां सिर्फ एक वायर बना दो, वायर, ओनली अ वायर, और जहां वोल्ट मीटर है वहां पर ऐसे ओपन कर दीजिए। अब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। एमीटर को वायर कर लिया, वोल्ट मीटर को ओपन कर लिया। हालांकि मैं इसको मेंटल लेवल पे करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि एग्जाम, मेरा सारा फोकस एग्जाम की तरफ है, टाइम का प्रॉब्लम होता है। कैसे दिखाओगे यार करंट, आप बताओ। कैपिटल आई करंट कहाँ से जाएगा, इधर से 1 ओम गया, 2 ओम गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ सर जाएगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड वायर। अब आपको इस क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, वोल्ट मीटर रीडिंग, जो कि मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है क्या आंसर है। यस सर 0। हाँ, क्योंकि VAB, आप A से B चलो, किसी भी पाथ को पकड़ लो, कोई भी पाथ, सबसे आसान पाथ तो यही वाला है, यही पकड़ लेते हैं। इस पूरे पाथ में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, A से B जाओ, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, आंसर 0 हो गया। और एमीटर क्या रीड करेगा, तो एमीटर मतलब करंट, करंट निकाल लीजिए, 3 वोल्ट 3 ओम 1 एम्पियर करंट, ऐसे करके निकाल सकते हैं। इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स में एमीटर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंसेस हैं, वो आइडियल नहीं है। तो अगर आइडियल नहीं है, अगर एमीटर वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो इनको रेजिस्टेंस की तरीके से ट्रीट कर लेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस मान लेना और कुछ नहीं करना इसमें आपको। अगर ये रेजिस्टेंसेस हैं तो आप रेजिस्टेंस मान लीजिए इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, जस्ट फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर के अपने अपने रेजिस्टेंस हैं, एमीटर में भी रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर में भी रेजिस्टेंस है।
और ये कुछ मान लीजिए 12 वोल्ट है। तो यहाँ क्या रीडिंग आएगी और यहाँ पर क्या रीडिंग आएगी? ठीक है, इसको आप एक बेसिक सा सर्किट लेके जाओ, बेसिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां एमीटर है उसको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाइए, जहां वोल्ट मीटर है उसको 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दो। दिखा दो मतलब मेंटल लेवल पर, बार बार बोल रहा हूँ इसको, मेंटल लेवल पे करने के लिए 1 ओम 2 ओम। क्या इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं है रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करते हुए? क्वेश्चन यस सर। हो जाएगा। एमीटर वोल्ट मीटर तो खाली नाम के लिए यूज कर रहेगा, इनका सिर्फ नाम है और कुछ काम नहीं है। काम इनका वही है जो रेजिस्टेंस का काम है, जस्ट ये नाम है कि रीडिंग क्या होगी। मतलब इनडायरेक्टली आप यही तो पूछ रहे हो कि इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी। रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब मुझे इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ पर करंट निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इतना ही काम करना है मुझे, और ये आसानी से हो जाएगा। कैपिटल आई करंट यहाँ से दिखाइए, और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका पहले भी डिस्कस हो चुका है। कैपिटल आई है यहाँ पर, 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसमें से। पैरेलल रेजिस्टेंस है, पता नहीं याद है कि नहीं याद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा इसका, 2I/3 करंट यहाँ जाएगा और I/3 यहाँ जाएगा। यस करंट सर। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और इसमें जरूरत भी आर इक्विवेलेंट की भी जरूरत नहीं है। आर इक्विवेलेंट लगता है हम लोग को छोटा मेथड है, कोई फायदा नहीं होता उसका। हम सीधा सीधा लूप इक्वेशन बनाएंगे। चलिए जरा करंट के साथ साथ 1 + 2 3 ओम इंटू आई, 3I यहाँ चले गए। हम बाहर वाला लूप ले रहे हैं, बाहर वाला आउटर लूप ले रहे हैं, बाहर वाला लूप। I/3 इंटू 4, और ये इधर गए तो -12 = 0। कैपिटल आई आ गया। हम क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकाल के? हमें कौन सा आर इक्विवेलेंट पूछा गया है? हमें करंट पूछा गया है, तो हम सिर्फ करंट निकालने पर दिमाग लगाए, लूप इक्वेशन से वो आ ही जाएगा। सारे आंसर आ गया। जैसे ही करंट आया, रीडिंग ऑफ एमीटर आ गई, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी आ जाएगा। ये इस तरीके से अगर आप चाहोगे स्मार्टली तो कम टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई। यस ये आपके सर। काफी हद तक कवर हो गए। ठीक है, मतलब एक पोटेंशियोमीटर रह गया बस में अभी, वो भी पूरा हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन लगा लो आप। पोटेंशियल